Hello students, it is a new chapter of chemistry which is chemical reactions and equations. Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. Chemical substances वो processes होते हैं जिसमें new substance बनता है जिसकी new properties होती हैं. Chemical reactions involve chemical changes. During chemical reaction, a rearrangement of atom takes place between the reacting substances to form new substances having entirely different properties. केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो चेंज होने के बाद हम उसको पहले जैसा नहीं कर सकते. केमिकल रिएक्शंस के दौरान रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के बीच में, जिससे नया सब्सटेंस बनता है जिसकी बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. Chemical reactions involve breaking of old chemical bonds which exist between the atoms of reacting substances and then making of new chemical bonds between the rearranged atom of new substances. केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स वो जो एटम्स के रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं नए सब्सटेंस के रीअरेंज्ड एटम्स के बीच में. During a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. Only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में एटम जो एलिमेंट होता है उसका एटम एक से दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है. वी विल नाउ डिस्कस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस बनता है वो होता है प्रोडक्ट. In a chemical reaction, reactants are transformed into products. Chemical reaction में reactants product में transform हो जाते हैं. The products thus formed have properties which are entirely different from those of the reactants. जो product बनते हैं उनकी जो properties होती हैं वो reactant से बिल्कुल different होती हैं. We will now give an example of chemical reaction. अब यहाँ पर आपको एक chemical reaction का example देखने को मिलेगा. Before we do that, please note that magnesium is a silvery white metal. उससे पहले ये जानना है कि मैग्नीशियम क्या होता है. मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है. मैग्नीशियम इज़ अवेलेबल इन द साइंस लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम वायर. और मैग्नीशियम मेटल हमें लेबोरेटरी में मिल जाता है मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर की फॉर्म में. Let us study the chemical reaction of magnesium with the oxygen of air now. अब chemical reaction है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ. When a magnesium ribbon is heated, it burns in air with a dazzling white flame to produce a white powder called magnesium oxide. जब मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है तो वो एयर में जब चलता है तो बहुत ही ब्राइट वाइट लाइट निकलती है वाइट पाउडरी सब्सटेंस के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. एक्चुअली ऑन हीटिंग मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. असल में क्या होता है, जब हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है. जैसे ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इसको हमने हीट दी तो ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. जो मैग्नीशियम का बर्न होना एयर में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए ये एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का. इन दिस केमिकल रिएक्शन देयर आर 2 रिएक्टेंट्स. इसमें 2 रिएक्टेंट हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और जो प्रॉपर्टीज़ है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग होंगी. The magnesium ribbon which we use usually has a coating of magnesium oxide on its surface, which is formed by the slow action of oxygen of air on it. So before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper.
This is done to remove the protective layer of magnesium oxide from the surface of magnesium ribbon so that it may radially combine with the oxygen of air. अब मैग्नीशियम रिबन जो हम यूज़ करते हैं उसमें एक कोटिंग होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिससे क्या होता है उस कोटिंग की वजह से ऑक्सीजन के साथ उसका जो रिएक्शन होता है वो स्लो हो जाता है। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर पर रब करके क्लीन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो हट जाती है और मैग्नीशियम रिबन जो है वो अच्छे से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और जल्दी कंबाइन होता है। Another point to be noted is that the dazzling white light given out during the burning of magnesium ribbon is harmful to the eyes. So the magnesium ribbon should be burned by keeping it as far as possible from the eyes. और एक पॉइंट और है, जैसे कि ये जो इसमें वाइट कलर की फ्लेम वाइट लाइट निकलती है ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए ये क्या करती है आँखों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को हमें जितना हो सके उतनी दूरी पर रखना चाहिए अपनी आँखों से। इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसको सैंड पेपर पर रब करके क्लीन कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन के एक साइड को पेयर ऑफ टोंग से पकड़ना है और एक अनदर एंड जो है उसको बर्नर पर रखना है। तो मैग्नीशियम रिबन क्या है बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा वाइट कलर की फ्लेम के साथ, और उसको फिर क्या करना है उस मैग्नीशियम रिबन को वॉच ग्लास के ऊपर लेके जाना है, जिससे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर है वो हम वॉच ग्लास में कलेक्ट कर सकें और उसको देख सकें। It is not that chemical reactions can be carried out only in the science laboratory. A large number of chemical reactions keep on occurring in our daily life. ऐसा नहीं है कि chemical reactions सिर्फ science laboratory में ही होते हों। कई सारे रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सॉरिंग ऑफ मिल्क मतलब मिल्क का खट्टा होना, कर्ड का मिल्क से बनना, फूड का कुक करना, डाइजेशन होना बॉडी के अंदर, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, आयरन पर जंग लगना मतलब लोहे पर जंग लगना, फ्यूल्स का बर्न होना, कैंडल वैक्स को बर्न करना और फ्रूट्स का पकना। ये सारे ऐसे चेंजेस हैं जो केमिकल चेंजेस हैं और ये पहले वाली स्टेट में वापस नहीं लाए जा सकते। इन सारे केसेस में जो इनिशियल सब्सटेंस है उसकी नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो रही है क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये बातें हमें पता चलेंगी केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के। कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन के 5 होते हैं: इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। गैस का निकलना, प्रेसिपिटेट का बनना, कलर का चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होना और स्टेट चेंज होना। So first of all we'll read about evolution of gas. Some chemical reactions are characterized by the evolution of gas. कुछ chemical reactions ऐसे होते हैं जिसमें गैस का evolution होता है। जैसे एग्जाम्पल है, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए जो केमिकल रिएक्शन है जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें क्या होता है हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, और इसमें जो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है उसकी जगह हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम परफॉर्म कैसे करेंगे, कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लीजिए कॉनिकल फ्लास्क में, उसके बाद उस पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। उसके बाद हमें क्या है उसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखेंगे जो कि जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास बन चुके होंगे, और अगर हम कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखेंगे अपने हैंड से तो हमें फील होगा कि वो थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसी तरीके से दूसरा एक और एग्जाम्पल है कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के ऊपर डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है।
ठीक है, तो हमारे पास दो एग्जाम्पल हो गए। अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, और अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। इसलिए केमिकल रिएक्शन ये जो दोनों हैं इसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी रखनी होगी कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेट वो सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि सॉल्यूशन से अलग हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो सॉल्यूशन से जो सॉलिड प्रोडक्ट अलग हो जाता है वो होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है दो एक्वस सॉल्यूशन को मिलाने से। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो वाटर सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उनको मिलाने से बनता है जब उसमें एक प्रोडक्ट क्या हो, इनसॉल्यूबल हो वाटर में, एक सॉल्यूबल और एक इनसॉल्यूबल। प्रेसिपिटेट कैन ऑल्सो फॉर्म बाय पासिंग अ गैस इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट हम एक और तरीके से बना सकते हैं, वो तरीका है गैस को एक्वस सॉल्यूशन से पास कराना, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराएंगे तो भी एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो सेकंड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका एग्जांपल है जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है लीड आयोडाइड का, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो है पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट के बीच की, तो इसमें जब हम पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराएंगे लीड नाइट्रेट से तो लीड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं, कुछ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड करना है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा लीड आयोडाइड का एक पैक के लिए, और उसके में क्या होगा, चेंज इन कलर भी हो रहा है, कलरलेस था पहले, उसके बाद येलो में वो चेंज हो गया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है इसका, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कराएंगे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन से तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड देन बेरियम वाइट precipitate of barium sulfate is formed. Next is change in color. Some chemical reactions are characterized by change in color. कुछ केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर होता है, जैसे कि जब साइट्रिक एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से तो जो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन होता है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब वो कलरलेस हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है साइट्रिक एसिड और पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट के बीच की, तो उसमें चेंज इन कलर होता है, यानी कि पर्पल से कलरलेस, ठीक है। और साइट्रिक एसिड के लिए हम लेमन जूस ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता है। इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे, टेक सम डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, इट हैज़ पर्पल कलर। पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसका पर्पल कलर होता है। फिर उसमें ड्रॉप वाइज लेमन जूस ऐड करना है ड्रॉपर की हेल्प से और टेस्ट ट्यूब को शेक करना है। तो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो है वो फेड होने लगेगा और लास्ट में वो कलरलेस हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को पास कराते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से तो ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन है सल्फ़र डाइऑक्साइड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच की, उसमें चेंज इन कलर होता है ऑरेंज टू ग्रीन। अब चेंज इन टेम्परेचर कैसे होता है, चेंज इन टेम्परेचर में क्या है, या तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, अगर प्रोड्यूस होगी तो जो सॉल्यूशन है वो गर्म हो जाएगा, यानी राइज़ होगा टेम्परेचर या इंक्रीज़ है ना, राइज़ या फिर इंक्रीज़ बोल सकते हैं। और अगर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो ठंडा हो जाएगा। तो अब जब भी बात होगी टेम्परेचर की तो या तो वो राइज इन टेम्परेचर होगा या फॉल इन टेम्परेचर। और एक चीज़ और है,
कैल्शियम ऑक्साइड के दो नेम होते हैं, लाइम या क्विक लाइम। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम या क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। सेम इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को स्लेक्ट लाइम। सो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। अब क्या है, कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है। जैसे कि जब क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करता है तो स्लेक लाइम बनता है और बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हीट क्या हुआ, हीट बढ़ गई है ना, टेम्परेचर बढ़ गया, जिससे कि मिक्सचर जो है वो गर्म हो गया। तो केमिकल रिएक्शन है क्विक लाइम और वाटर के बीच में जो स्लेक लाइम बनाता है, तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है। चेंज इन टेम्परेचर कौन सा, राइज इन टेम्परेचर। और जहाँ राइज इन टेम्परेचर होगा वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए हमें थोड़ी सी क्विक लाइम हार्ड ग्लास बीकर में लेनी पड़ेगी, उसमें धीरे धीरे वाटर ऐड करना पड़ेगा। फिर हम ध्यान से बीकर को छू कर देखेंगे तो बीकर जो है वो थोड़ा गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ चुका है। इसी तरीके से हम पहले पढ़ चुके थे जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच की रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसमें क्या होता है, अगर हम कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देख रहे थे तो वो गर्म हो रहा था, ठीक है, यानी कि उसमें भी राइज इन टेम्परेचर हो रहा था, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था। अब एक एग्जांपल है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब कि टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। तो वो एक एग्जांपल कौन सा है, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड को अगर अमोनियम क्लोराइड से ऐड कराएंगे, ठीक है, और उसको ग्लास रॉड से मिक्स करेंगे तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बनेंगे और बहुत सारी हीट एनर्जी भी एब्जॉर्ब होगी, जिससे क्या होगा, टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम है वो हमें बहुत ठंडा लगेगा। इसका मतलब उसमें क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस में स्टेट चेंज होती है, जैसे कि कैंडल वैक्स है। वैक्स को अगर हम जलाते हैं, वैक्स क्या है, सॉलिड होता है, लेकिन जब हम उसको बर्न करते हैं तो वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, यानी कि स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से वो लिक्विड और गैस में चेंज हो गया। ओके, इसका मतलब क्या है, जब कंबशन होता है, कंबशन रिएक्शन होता है वैक्स का, तो उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड एंड गैस में चेंज हो जाती है। और इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, ये चेंज इन स्टेट वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of substance involved in it is known as a chemical equation। वो मेथड जिसमें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल है, जिंक को हम रिएक्ट करा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हमें दे रहा है। तो अगर हम सिंपली लिखेंगे तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन लिख देंगे, लेकिन अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो जिंक का क्या होता है, जिंक का सिंबल होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। इसको हम क्या लिखेंगे, जिंक की जगह ये ऐसे Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, और Zn प्लस H2SO4 इसमें रिएक्टेंट है, और एरो की जो दूसरी साइड है वो है ZnSO4 प्लस H2 जो कि प्रोडक्ट्स हैं। द सब्सटेंसेज विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंस जो कंबाइन होते हैं या रिएक्ट होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो न्यू सब्सटेंसेज बनते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। इनके बीच में क्या है, प्लस का साइन लगाया जाता है, और जो एरो साइन होता है वो राइट हैंड साइड पर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगाया जाता है ये, ठीक है। और इसको हम केमिकल इक्वेशन को हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट हैंड मेथड भी बोलते हैं।
नेक्स्ट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ठीक है। मतलब जितने एटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में होंगे। जैसे कि Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें Zn एटम कितने हैं, रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। H एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं। S एटम्स कितने हैं, रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में भी 1। और O एटम्स रिएक्टेंट में 4 और प्रोडक्ट में भी 4। मीन्स क्या है, ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इक्वल मास होता है रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। किसी मतलब ऐसा हो सकता है या तो प्रोडक्ट में कम होंगे या रिएक्टेंट में कम होंगे, ठीक है। अनइक्वल होते हैं और इनका मास भी कम ज़्यादा होता है। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो इसमें रिएक्टेंट में क्या है, H के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में 2 एटम्स हैं H के। लेकिन O एटम्स प्रोडक्ट में तो सिर्फ एक ही है और जबकि रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब क्या होता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो मैटर बनता है और ना ही वो ख़त्म होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो टोटल मास है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो इक्वल होना चाहिए। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास है उतना प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना होता है, इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अब H2 प्लस O ऐसे तो हम लिख नहीं सकते इसको सही करने के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूले को हमें कभी चेंज नहीं करना है, बल्कि इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, the process of making the number of different types of atoms equal on both the sides of an equation is called balancing of equation। वो प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम को इक्वल करते हैं इक्वेशन के दोनों साइड से, उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो रिएक्टेंट में H एटम्स 2, प्रोडक्ट में भी H एटम्स 2। O एटम्स रिएक्टेंट में 2 बट प्रोडक्ट में 1। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, H2O में हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो रिएक्टेंट में H एटम्स 2 हो जाएंगे, प्रोडक्ट में H एटम्स लेकिन 4 हो रहे हैं। O एटम्स दोनों साइड बैलेंस हो गए। अब क्या करना है, हमें H एटम्स को बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट की साइड जहाँ H एटम्स हैं वहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो H एटम्स रिएक्टेंट में भी 4 हो जाएंगे, प्रोडक्ट में भी, और O एटम्स हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं। सो इस टाइप से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारे पास 3 वेज होते हैं। पहला है फिज़िकल स्टेट को इंडिकेट करना, दूसरा है हीट चेंजेस को इंडिकेट करना और तीसरा है कंडीशंस को इंडिकेट करना। अब फिज़िकल स्टेट को कैसे इंडिकेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जैसे अगर सॉलिड स्टेट है तो S लगाएंगे, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ और गैसियस के लिए G। जैसे कि इसमें इक्वेशन है Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। इसमें जिंक मेटल है वो सॉलिड होता है, H2SO4 एक्वस होता है, ZnSO4 एक्वस होता है और H2 गैस होता है। तो Zn के साथ हम ब्रैकेट में S प्लस H2SO4 के साथ ब्रैकेट में AQ प्लस Z, और ये गिव ZnSO4 के साथ ब्रैकेट में AQ प्लस H2 के संग G। तो ये हमने क्या किया है, हमने इसमें फ़िज़िकल स्टेट को भी दिखाया है। सेम सेकंड इक्वेशन में भी है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, हीट चेंजेस को इंडिकेट करना। हीट अगर इवॉल्व हो रही है तो उसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें क्या है, प्रोडक्ट की साइड में हीट प्लस करके दिखानी होती है। या तो हम प्लस हीट लिखेंगे या प्लस हीट एनर्जी लिखेंगे या प्लस एनर्जी लिखेंगे, ओके। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्टेंट की साइड प्लस हीट दिखानी होती है। थर्ड पॉइंट इज इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। कंडीशंस को इंडिकेट करना मतलब कि अगर हीट रिक्वायर है उसमें तो एरो के ऊपर हमें डेल्टा साइन लगाना होगा, ठीक है। और अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस है उसमें रिएक्शन में तो एरो के नीचे की साइड हमें कैटलिस्ट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये है हमारी इक्वेशन 2KClO3 गिव्स
KCl + 3O2। तो इसमें क्या है, हीट की ज़रूरत है, तो ऊपर एरो के ऊपर हमने डेल्टा साइन लगाया, और नीचे कैटलिस्ट की भी ज़रूरत है, तो हमने नीचे लिखा है MnO2 कैटलिस्ट का नेम। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसमें क्या है, इसमें हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चाहिए था, टेम्परेचर भी चाहिए था, और कैटलिस्ट भी। तो एरो के ऊपर हमने 300 ATM, ये 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा, और 300 डिग्री सेल्सियस लिखा, और नीचे कैटलिस्ट लिखा है ZnO + CrO3। ठीक है, तो और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन कीपिंग द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को लिखना है वर्ड इक्वेशन में, वर्ड्स की फॉर्म में, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट को राइट साइड में। ठीक है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स राइट साइड। सेकेंड स्टेप, पुट द सिम्बल्स एंड फार्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड इक्वेशन। उसके बाद जितने भी सिम्बल्स और फार्मूला हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो वर्ड इक्वेशन में रखने हैं। बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिम्बल्स एंड फार्मूला बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स। डू नॉट चेंज द फार्मूला ऑन टू बैलेंस द इक्वेशन। फिर क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है सिम्बल्स और फार्मूले से, वो मल्टीप्लाई करके, मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर से मल्टीप्लाई करके, लेकिन फार्मूले को चेंज नहीं करना है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। फोर्थ स्टेप, इफ़ पॉसिबल मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स by indicating the heat changes, if any, taking place in the reaction, and by indicating the conditions under which the reaction take place. If however you don't have sufficient information regarding the physical states, heat changes and conditions of the reaction, this step may be avoided. फोर्थ स्टेप में क्या करना होता है, अगर पॉसिबल है तो इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसकी फ़िज़िकल स्टेट रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी। मतलब फ़िज़िकल स्टेट को आप इंडिकेट कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो स्टेट्स हैं उनको। हीट चेंजेस को इंडिकेट कर सकते हैं अगर उसमें कोई है तो, और अगर कोई मतलब ऐसी कंडीशंस आ रही हैं रिएक्शंस में तो उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसके फ़िज़िकल स्टेट, हीट चेंज और कंडीशंस के रिगार्डिंग, तो आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। अब उसी के बेसिस पर कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें क्या करना है, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब इसमें क्या है, मीथेन प्लस हो रहा है ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसका फॉर्मूला लिखना है, मीथेन की जगह क्या, CH4 प्लस ऑक्सीजन का O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, केमिकल इक्वेशन लिख ली। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट में ये C एटम्स 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, H एटम्स 4, इधर 4 हैं, दूसरी साइड 2 हैं, O एटम्स पहली साइड 2 हैं और दूसरी साइड 3 हैं। तो C एटम्स तो बैलेंस है, हमें H और O को बैलेंस करना है पहले। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कराएंगे जो भी पॉसिबल डिजिट होगी। जैसे H2O को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया है, तो क्या है, अब इधर C बैलेंस हो चुका है, H बैलेंस हो चुका है, अब बचा O को बैलेंस कराने के लिए ये जो O2 है उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया है, उससे क्या है, ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम फिज़िकल स्टेट्स लिख सकते हैं। जैसे कि CH4 क्या है, गैस है, O2 गैस है, CO2 गैस है, H2O क्या है, फिज़िकल स्टेट यानी L है, लिक्विड है। वाटर होता है H2O, तो लिक्विड। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब क्या है, इस रिएक्शन में क्या है, हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, मतलब हीट निकल रही है, तो प्रोडक्ट की साइड हम प्लस हीट करके लिख देंगे। सेम ऐसी सैम्पल प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको इक्वेशन ही बनानी है। ठीक है, तो ये आपको ये सॉल्व करनी है। अब देखिए, जैसे कि आयरन सेकेंड ऑक्साइड यानी FeO, जो FeO होता है इसको हम आयरन सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि वैलेंसी जो है आयरन की वो है 2। तो कॉमन नेम आयरन ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड, यानी कि FeO का कॉमन नेम क्या है, फेरस ऑक्साइड। ऐसे होता है आयरन
3 ऑक्साइड यानी Fe2O3, इसको हम कहते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि इसकी वैलेंसी है 3। तो कॉमन नेम है आयरन 3 ऑक्साइड का मतलब Fe2O3 का फेरिक ऑक्साइड। Fe2O का है फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 का है फेरिक ऑक्साइड। ओके, और इसको मिलाकर Fe3O4 बनता है, मतलब FeO प्लस Fe2O3 को मिलाकर बनता है Fe3O4, जिसका कॉमन नेम है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। अनदर पॉइंट क्या है कि जो स्टीम होती है, मतलब वाटर की गैसियस फॉर्म, उसका फॉर्मूला सेम होता है जो वाटर का होता है। मतलब वाटर का H2O है तो स्टीम का भी यानी वेपर का भी H2O ही होता है। ठीक है, सैम्पल प्रॉब्लम 3 है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। आयरन ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड के उसमें है वो। फिर सैम्पल प्रॉब्लम 4, इसमें भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको भी ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन में, फिर बैलेंस करना है। फिर इसको भी ये सेम सब, इसमें क्या है आपको ये सब बैलेंस करनी पड़ेंगी। उसके बाद है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स। अब आप इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं, जैसे वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑन व्हाट बेसिस अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। ओके, तो अगर आपको ये इतना अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की वीडियोस भी ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि चैप्टर के एंड में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे का चैप्टर, जो कि जिसमें टॉपिक्स आपके अब बचे हैं मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं अभी तो इसके, ये यहाँ से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से। थैंक यू।